हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर के अद्भुत तथ्य के बारे में। आइए दोस्तों, जब हम लोग मानव शरीर के प्रमुख तथ्य की बात करते हैं तब आपके सामने में ये सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं कि मानव मस्तिष्क का वज़न क्या होगा, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी बड़ी हड्डी क्या है, कौन सी बड़ी ग्रंथि है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ों को आप कंसेप्ट के माध्यम से या जब चैप्टर पढ़ा जाए उसी समय आप इसको डिस्कस करो। आप उससे पहले भी अगर एक समग्रता के साथ अगर इस चीज़ को देखते हैं तो आपके माइंड में ये ज़्यादा दिन तक बना रह सकता है। तो चलिए अपने इस सेशन में हम लोग बात करते हैं पहला कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। मानव मस्तिष्क के जब हम लोग वजन की बात करते हैं तो कहते हैं कि सर ये 1350 ग्राम से लेकर के 1350 ग्राम तक होता है। तो आप याद रखेंगे 1350 से 1400 ग्राम तक आपके मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अब देखो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो जब हम लोग पूछते हैं किसी से कि तेरे मस्तिष्क का वजन कितना है, तेरे, तो तेरे से मतलब आपको 13 से 13 याद रह सकता है। अगर आपको 13 याद रहेगा तो 13 के बाद 14 आता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हो जब आपसे ये पूछा जाए। ऐसे अगर आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है तो आप याद रख सकते हो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने निकल के ये आती है कि जो मानव मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का बड़ा भाग, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके बॉडी में जो नियंत्रण और समन्वय होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जिसको कहते हैं कि हमारे अंदर सारी फीलिंग्स आती है, जो हम सोचते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स का जो परिवर्तन होता है, तो अट्रैक्शन या फिर और कुछ अफेक्शन, जो कुछ भी आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी आपके शरीर के अंदर हो रहा है, उन सारे चीज़ को नियंत्रित करने वाला यहाँ पे आपका बैठा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा आप देख रहे हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, सर बोलते हैं। और इसके अंदर आपका मस्तिष्क पाया जाता है। और मस्तिष्क जो होता है आपका वो 3 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा होता है? 3 पार्ट में। पहला को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क, फर्स्ट पार्ट है। अब कहोगे सर अग्र मस्तिष्क कौन सा होगा? तो जो आपको ये आगे वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है। उसके बाद आपका होता है मध्य मस्तिष्क। आपका क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। और फिर होता है आपका पश्च मस्तिष्क। आपको पता है कि ये तीनों ही आपके मस्तिष्क के 3 पार्ट है, मतलब आपका मस्तिष्क 3 भाग में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क, आगे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क जो आपका बीच में होता है उसको हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और पश्च मस्तिष्क जो आपके पीछे अवेलेबल होता है उसको हम लोग पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है इसके 2 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। और उसको हम लोग एक को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। अब कहोगे सर ये प्रमस्तिष्क कहाँ है? तो आपका जो ये चौला पूरा ऊपर से कपाल दिख रहा है, इसके नीचे पूरे नीचे वाले लेयर को जो फ्लैट दिख रहा है इसी को हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और चूंकि ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है आपका अग्र मस्तिष्क, और उस एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डाईएन्सेफेलॉन। डाईएन्सेफेलॉन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो आपके अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का 2 पार्ट, प्रमस्तिष्क और डायन्सेफेलॉन। और इसी प्रमस्तिष्क को हम लोग सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेरेब्रम के नाम से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रमस्तिष्क जो है आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसको हम लोग सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें इतना बस याद रखते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। आप दिमाग लगाओ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन हो सकती है? आप कहोगे सर ये हाथ को यहाँ से मेजर करे क्या? तो ये आप यहाँ से इसको मेजर करोगे, फिर पैर के हड्डी को मेजर करोगे। अगर आप पूरे बॉडी में एक सरसरी निगाह दिखाओ तो आपका जो थाई है, जांग है, उसमें जो हड्डी मिलेगा वो आपको दिखेगा कि ये
बड़ा है, आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में सबसे बड़ा हड्डी कहाँ पे मिलता है? आपके जांघ में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जांघ में। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं और इसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, थाई बोन कहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है? ये तो मिलता है आपके जांघ में, थाई बोन इसको हम लोग बोलते हैं, और इस हड्डी का नाम होता है फीमर। क्या नाम होता है? फीमर। तो आप याद रखेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जांघ में पाया जाता है, थाई बोन होता है, और इस थाई बोन का नाम क्या है? फीमर है। दोस्तों अगर आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं तो आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे 100% वो क्वेश्चन बनेगा। आप में से बहुतों का मन अभी ये भी चल रहा होगा कि आप अलग अलग पार्ट पर करा रहे हैं, न्यूमेरिकल शुरू किए थे, न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किए। न्यूमेरिकल का सीरीज़ मैंने ख़त्म नहीं किया और ना ही क्लोज किया है। न्यूमेरिकल की भी वीडियो आएगी और आपको आने वाले समय में 2 वीडियो पर डे मिलेगी, जिसमें आपका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड होगा और आपका एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। तो वो आपका 1 या 2 दिन में ऐसा प्रोसेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। ये तो हो गया, आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? तो जांघ में पाई जाने वाली फीमर हड्डी। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर में ये जो कान है ना, इसी कान में आपका एक हड्डी पाया जाता है जिसका नाम होता है स्टेपिज। क्या नाम होता है? स्टेपिज। और ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके कान में पाया जाता है ये, और ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। बड़ी हड्डी फीमर और छोटी हड्डी स्टेपिज। आपके शरीर का सबसे कठोर भाग पूछा है, तो एक्चुअली में जब कठोर भाग पूछा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सर हड्डी जो होगा वो कठोर होता है, लेकिन हड्डी कठोर होता है, लेकिन कठोरता से रिलेटेड रिलेशनशिप हम हड्डी का नहीं ले सकते। आपके शरीर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, आप बताओ क्या हो सकता है? आप अपने दांत से किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हो, मतलब तोड़ ही देते हो। एक्चुअली लाइफ में मैंने ये नहीं 100% बोलना है कि आप तोड़ देते हो, तोड़ सकते हैं, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। आपने बॉटल के ढक्कन को कभी खोलते हुए देखा होगा, कभी कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को खोलते हुए देखा होगा, या आप में से बहुतों ऐसे होंगे जो बियर का बोतल अपने दांत से ही खट से खोल देते हैं। एक्चुअली दांत हमारे बॉडी में जो होता है वो मजबूत कहते हैं हमको कि सर ये मजबूत है, लेकिन दांत का जो लेयर होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है पूरा। इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है क्राउन, उसके आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है नेक होता है, और फिर रूट होता है। मतलब क्या कि जड़ होता है। रूट इसको हम लोग जड़ बोलते हैं, नेक को हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, क्राउन को हम लोग शिखर बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका जो दांत धंसा हुआ है, मसूड़ा में धंसा हुआ, तो वो गम से धंसा हुआ है, मतलब उस पे गोंद रहता है, और उस जो दांत का पार्ट धंसा हुआ है उस पार्ट को हम लोग जड़ बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और रूट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग नेक बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। और जो सबसे आपका जो ऊपर वाला जिससे आप चबाते हो, जहाँ पे आपका जैसे कि आपका ये हो गया मसूड़ा इधर वाला, तो जबड़ा का जो दांत होता है वो देखेंगे थोड़ा सा फ्लैट होता है, उसके नीचे जो इतना सा आपका पॉइंट रहता है, अगर आप अपने टीथ के कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करो तो ये वाला आपका रूट हो जाता है। इसके इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मसूड़ा से ऊपर जो आपका ग्रीवा हो गया, और ये वाला पार्ट आपका क्राउन कहलाता है, शिखर कहलाता है। अब इसके बीच में क्या होता है दोस्तों कि इसके बीच में मज्जा गुहा होते हैं, जिसको हम लोग पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। अब इस मज्जा गुहा के ऊपर में एक पीला कलर का लेयर होता है जिसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और इसी डेंटाइन के ऊपर में एक आपका सबसे मजबूत लेयर पाया जाता है, इसको हम लोग इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो आपके माइंड में ये चीज याद रह सकता है कि दांत से हम लोग किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, तो आपके दांत का जो इनामेल पार्ट है वो आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर इनामेल लिख सकते हो। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जिनको भी समझने में दिक्कत हो रही होगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, या दिक्कत हो रही है, या कुछ भी जो कुछ भी हो आपके मन में। नेक्स्ट आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि ये आपका क्वेश्चन बार बार आता है कि समान मनुष्य का रक्तचाप भी होता है। एक्चुअली देखो कि जब हम लोग किसी भी एडल्ट पर्सन के ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, एक्चुअली ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, तो रक्त जो आपके धमनी या सिरा, जिसको हम लोग आर्टरी
आर्टरीज या वेन बोलते हैं इंग्लिश में, उस पे जब वो फ्लो करती है तो अपना कुछ ना कुछ दबाव डालती है। तो ये दबाव दो तरह से डालती है। कितनी तरह से डालती है? दो तरह से। एक तब जब आपका हृदय धड़क रहा होता है, और आप सबों को पता है कि हृदय का तो काम ही है, हार्ट का काम है क्या करना, वो धड़कते रहता है हमेशा। अब जब हार्ट बीट होते रहता है वो, तो जब जिस समय वो हार्ट बीट हो रहा है तो उस समय एक ऐसा दौर होता है जो वो कंट्रैक्ट करता है, मतलब आपका जो हार्ट है वो सिकुड़ता है। तो सिकुड़ते समय के वक्त जो वो प्रेशर लगाता है आपके आर्टरीज, धमनी पे या सिरा पे, उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं या सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल या सिस्टोलिक प्रेशर। और इसी सिस्टोल या सिस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 120 होता है। अब आपको मैंने बोला कि सर जब आपका हार्ट धड़केगा, धड़कने के दौरान जब वो संकुचित अवस्था में आएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, तब जो वो धमनी पे प्रेशर डालेगा वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और उस सिस्टोलिक प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120। कितना होता है? 120। अब नेक्स्ट है कि जब वो संकुचित हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि वो फैलेगा भी। तो जब वो फैलेगा तो तब उसका सिचुएशन होता है कितना? 80 का। मतलब क्या? इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल या सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और इसको हम लोग बोलते हैं डायसिस्टोल प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। और इसका वैल्यू कितना होता है? 120/80। ये किसी भी सामान्य मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm। 120/80 mm। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? तो जब आपका हार्ट धड़कने के दौरान संकुचित हो जाता है तो जो ब्लड प्रेशर लगाता है उस दौरान, उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब आपका तनाव मुक्त हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है, तब जो ब्लड प्रेशर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक, जिसका वैल्यू होता है 80। 120/80। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक का जो प्रेशर होता है इसी को हम लोग सामान्य रक्तचाप कहते हैं, और इसका वैल्यू 120/80। आप लोगों के मन में, बहुत सारे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का कारण बनता है। उच्च रक्तचाप आपके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। देखते होंगे कि आपके घर में भी कोई ऐसे मिलते होंगे जिसके पास हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो वो बात बात पे गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली उसके बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर होता है, उसके धमनी में जो रक्त का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के दौरान मनुष्य के शरीर की रक्तचाप का वैल्यू कितना होता है? तो 140/90। कितना? 140/90। इससे अगर ज्यादा हो रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा और वो हाइपरटेंशन का कारण होगा। दोस्तों, हाइपरटेंशन के दौरान कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, आप इस चीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, आपका एक चीज और इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से नापा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने वाला जो आपका यंत्र है एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर, आप इसको याद रख सकते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि रक्तचाप किससे मेजर किया जाता है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से। नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80। ऊपर 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर। हाइपरटेंशन में क्या होगा? तो 140/90 से ऊपर अगर होगा तो हाइपरटेंशन होगा। और आपसे पूछा है कि शरीर में जल की मात्रा कितनी है? इसको आप हमेशा याद रखेंगे, 65 से 80% आपके बॉडी में जल की मात्रा है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। हम लोग फिर अगले स्लाइड को लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। आपका पहला पूछा है कि समान मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। सॉरी, पहला आपका 8वां है, 7 तक हमने पिछले स्लाइड में करवाया था। आपसे पूछा कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। दोस्तों, आप इस चीज से किसी भी आदमी का वजन जान करके उसके बॉडी में कितना ब्लड फ्लो हो रही है इसका आप पता लगा सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे? तो कोई भी जो आपका समान मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा उसके शरीर के भार का, उसके शरीर के वजन का कितना % होता है? तो होता है तो मतलब ये 7% होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कितना % होता है? 7%। तो अगर आपको किसी के शरीर का वजन मालूम है तो उसका आप 7% निकालोगे तो उसमें कितना ब्लड बह रहा है आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, रक्त पे आपके बहुत सारे वन लाइनर पूछे जाते हैं और बहुत सारे आपके क्वेश्चन मिलते हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपको कुछ इसी टाइप से होते हैं, इसी सब चीजों से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि समान मनुष्य, देखिए समान मनुष्य जब भी हम बोलते हैं तो हम एडल्ट की बात करते हैं,
मतलब वयस्क मनुष्य की बात करते हैं। और वयस्क हम लोग कब होते हैं, आप सबों को पता है, जब हम मतलब वोट देने का अधिकार हो जाता है तब हम लोग कहते हैं वयस्क हो गया। कि सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होगी, तो याद रखेंगे 5 से 6 लीटर तक। कितना? 5 से 6 लीटर तक। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान। एक्चुअली रक्त आपका एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो आप कहेंगे रक्त क्षारीय होता है। और एक्चुअली में रक्त है क्या, आप सबों को पता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्त जब आपके पूरे शरीर में फ्लो हो रही होती है तो वो शरीर के हर एक अंग को टच करते हुए, मतलब संयोजित करते हुए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आपसे पूछा है कि रक्त का पीएच मान, तो मैंने आपको बताया कि रक्त की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। और इसका पीएच मान आप लोगों ने बहुत बार याद किया होगा, 7.4। एक्चुअली ये जो पीएच मान है ना, ये आपकी किसी भी अम्ल, क्षार और इन दोनों, कोई भी अम्ल हो या क्षार हो, इन दोनों की शक्ति को प्रदर्शित करता है पीएच वैल्यू। और ये कहाँ पे प्रदर्शित होता है, तो पीएच स्केल पे प्रदर्शित होता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? लॉरेंसन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया था। नेक्स्ट है आरबीसी का। दोस्तों आपको पता है कि आपके ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटेलेट्स। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड कर्पसल्स बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, कोशिका नहीं बोलेंगे। डब्ल्यूबीसी ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कोशिकाएं कह देते हैं, लेकिन कोशिकाएं कहना गलत है, कणिकाएं कहेंगे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और आपका प्लाज्मा और फिर आपका प्लेटेलेट्स हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो ये 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का। दोस्तों आपको अगर इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब ब्लड डिस्कस कर रहे होंगे। आपका अगला वीडियो में भी हो सकता है कि ब्लड हो, लेकिन मैं कुछ जरूरी बातें यहां पे बता दूं कि आरबीसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। आरबीसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। और दूसरा डब्ल्यूबीसी भी आपका एक और नाम से जाना जाता है, और उसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट ये भी आपको देखने को मिलते हैं आपके क्वेश्चन सेट में। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि, तो मैं आपको बता दूं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों मैंने ग्रंथि वाले टॉपिक पे इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिरस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये सारी चीज मैंने ग्लैंड वाले टॉपिक पे वीडियो करके रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में ढूंढ करके उसको देख सकते हैं। ऐसे आप अभी के लिए याद रख सकते हैं शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि बोलते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि आपसे कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी बॉडी जो है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत। कौन सा होता है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये जो लीवर होता है इसका आपसे कभी कभी वजन भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे लीवर का वजन आपका 1.5 से 2 केजी का होता है। कितने देर का होता है, कितने वजन का होता है ये, तो 1.5 से 2 केजी का। और इसके बारे में आपका एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आपका जो यकृत है ये कौन सा रस स्रावित करती है, तो पित्त रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है? ये पित्त रस स्रावित करती है। और आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस स्टोर कहां पे होता है, तो यकृत के नीचे आपका एक छोटा सा संरचना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल ब्लैडर, पित्ताशय। आपके गोल ब्लैडर में जाकर के यकृत क्या होता है? स्टोर होता है। गोल ब्लैडर में क्या होता है? पित्त आपका स्टोर होता है। जहां पे पित्त रस आपका स्टोर होता है उसको हम लोग पित्ताशय, गोल ब्लैडर बोलते हैं। और पित्त को सेक्रेट, स्रावित करने वाला जो ग्रंथि है वो कौन सा है? लीवर, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इसका जो वजन होता है ये कितना होता है? 1.5 से 2 केजी का होता है।
नेक्स्ट आपसे यह भी पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आरबीसी आपका कहां जाके खत्म हो जाती है, तो आपके बॉडी के स्प्लीन, जिसको हम लोग पिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिलिया, और इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं। यहां पे आपकी आरबीसी जो होती है वो जाकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि इसका क्वेश्चन होता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है, तो आप आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है, तो शरीर का ब्लड बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका नाम ले सकते हैं पिलिया। स्प्लीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं। एक्चुअली शरीर में कहीं भी ब्लड स्टोर नहीं होती, वो हमेशा फ्लो करते रहती है, लेकिन यहां पे रिजर्व ब्लड के रूप में कुछ ब्लड मौजूद होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। और आरबीसी का कब्रिस्तान इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे रेड ब्लड सेल आकर के क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और हम लोग इस पे तथ्य को देखें। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी ग्रंथि आपके बॉडी में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे तो यकृत, लीवर का नाम लेंगे, और दूसरा छोटी ग्रंथि का नाम पूछे तो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम लेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों इसकी जो साइज होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है, और आप इसको याद रख सकते हो आसानी से। मैंने आपको बोला कि पिट्यूटरी ग्रंथि, तो पी बोल रहा हूं मैं, तो मटर के जैसा इसका साइज होता है, तो आप इसके पिट्यूटरी से याद रख सकते हो कि मटर के जैसा छोटा आपका सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसकी साइज लगभग 1 सेंटीमीटर के अबाउट मानी जाती है। सर्वदाता रक्त समूह आप सबों को पता है, वो इसको हम लोग डोनर बोलते हैं, जो देता है उसको हम लोग डोनर बोलते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह रिसेप्टर्स आपका कौन सा होता है, ए, बी। और आपसे नेक्स्ट पूछा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी में जहां से आपकी सबसे पहले पाचन शुरू होती है वो कौन सा, आपका मुख गुहा, और इस मुख गुहा में सलेवरी ग्लैंड्स मिलते हैं जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं। और इस लार ग्रंथि से आपको 2 टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम मिलते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइलिन, और दूसरा आपका होता है लाइसोजाइम। दूसरा आपका क्या होता है, लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार आप इसको मतलब अच्छे से अगर पढ़ लेते, तैयारी कर लेते, तो इस पे सीधे सीधे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए।